डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पार्ट 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। अब यहाँ पर हम भारत तथा ब्राज़ील में स्थित वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्थान तथा विस्तार, प्राकृतिक संरचना, जलवायु आदि घटकों में पाए जाने वाले अंतर के कारण भारत तथा ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पतियों तथा वन्य जीवों में बड़े पैमाने पर हमें अंतर और विविधता दिखाई देती है। तो प्रस्तुत प्रकरण में इस चैप्टर में हम भारत और ब्राज़ील दोनों देशों के वनस्पति जीवन तथा प्राणी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि जिस तरह की वनस्पतियाँ और प्राणी भारत में पाए जाते हैं, उसी तरह के वन्य जीव और वनस्पतियाँ, विविध प्रकार की वनस्पतियाँ ब्राज़ील में भी पाई जाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो कि ये सब जो है, आप इन सभी के नाम अगर पहचानोगे तो आपको ये सब चीज़ें भारत में भी आपने देखी होंगी, किंतु यह चित्र ब्राज़ील की वनस्पतियों और प्राणियों का है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राज़ील की वनस्पति। तो ब्राज़ील की वनस्पति जो है, भू आकृति की विविधता के कारण ब्राज़ील की वृष्टि में अंतर दिखाई देता है। अर्थात जिस तरह से भू आकृति अर्थात जमीन की आकृति जैसी है, उसके आधार पर हमें ब्राज़ील में वृष्टि अर्थात वर्षा में भी अंतर दिखाई पड़ता है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती है। विषुवत रेखा के पास अर्थात विषुवत रेखा, इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, विषुवत रेखा के पास उत्तर में हमारा विषुवत रेखा स्थित है। तो विषुवत रेखा के पास का जो भाग है, वहाँ पर साल भर अर्थात साल के 12 महीने वर्षा होती है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाते हैं, वैसे वैसे वृष्टि दिनों की कालावधि अर्थात उसका समय और वृष्टि की मात्रा में कमी आ जाती है। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था कि कहीं वर्षा जो है वह जून में हो रहा है, कहीं जुलाई में हो रहा है, कहीं नवंबर में हो रहा है, कहीं दिसंबर में हो रहा है। तो इस तरह से ये जो अंतर दिखाई देता है, उसका प्रमुख कारण है ब्राज़ील की भू आकृति। इसलिए इस प्रदेश में वनस्पतियों का जीवन काल जो है वह बहुत ही कम होता है। तो जीवन काल कम होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ पर वृष्टि की जो कालावधि है वह भिन्न भिन्न है, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं, वैसे वैसे उन क्षेत्रों में वृष्टि की मात्रा अर्थात वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जिस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, वहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं, अर्थात सदाबहार जो हमेशा हरे भरे वन हैं। तो जहाँ पे वर्ष भर वर्षा हो रही है, अर्थात विषुवत रेखीय प्रदेश के पास सदाहरित वन पाए जाते हैं। जिस प्रदेश में सीमित समय में वर्षा होती है, वहाँ वनों का घनत्व कम होता है, अर्थात वन जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियाँ, कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अर्थात यहाँ पर घने वन नहीं पाए जाते, उनके स्थान पर विविध प्रकार के घास, झाड़ियाँ, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और कटीले वनस्पतियाँ जिनको पानी की मात्रा कम लगती है, ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियां जो हैं वह ब्राज़ील में हैं, अर्थात विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हमें वनस्पतियों की प्रजातियां हमें ब्राज़ील में देखने के लिए मिलती हैं। इनमें जैसे सदाबहार, अर्ध सदाबहार और शुष्क इत्यादि वनस्पति प्रकारों का समावेश होता है। अर्थात सदाबहार जो कि जहाँ पे 200 मिमी से भी अधिक वर्षा होती है, तो उन स्थानों पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार
और शुष्क मतलब जो ठंडी क्षेत्र में, जो ठंडी जगहों पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनका समावेश होता है। यहाँ पाओ ब्रासील, अब ये वनस्पति का नाम है पाओ ब्रासील और उसी के नाम पे रखा गया ब्राज़ील। तो पाओ ब्रासील, रबर, ये सब वनस्पतियों के नाम हैं जो कि सदाबहार वनस्पतियों के नाम लिखो में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पाओ ब्रासील, रबर, महोगनी, शीशम आदि वृक्ष एवं ऑर्किड, ऑर्किड हमने देखा होगा ब्लू कलर का होता है, जो शादी विवाह या बाकी चीज़ों में फंक्शन वगैरह में लगाया जाता है तो उसको कहते हैं ऑर्किड, जो कि ब्राज़ील का फूल है। तो ऑर्किड वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सब जो है सदाबहार वन के नाम हैं। इसके अलावा ब्राज़ील की एक विशेषता है कि ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर सदाबहार वन है, जितना अधिक पेड़ होगा उतना अधिक ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे पेड़ों की मात्रा अधिक है जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने में सहायता मिलती है। जितनी अधिक वनस्पतियाँ होंगी कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित कर लेती हैं और ऑक्सीजन की हमें पूर्ति करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एकदम कम हो जाती है और इसीलिए इन वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। मतलब ब्राज़ील के जो सदाबहार वन हैं उनको विश्व के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, खाली स्थान में पूछा जा सकता है या क्वेश्चन आंसर के लिए कि ब्राज़ील को विश्व के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। तो उसका प्रमुख कारण है कि ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है और इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है या कम करने में सहायता होती है और इसलिए इन वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी ब्राज़ील की वनस्पतियाँ। अब हम देखते हैं भारत की वनस्पतियाँ। तो भारत की वनस्पतियों की हम विशेषता देखते हैं। सबसे पहले ये मानचित्र पठन हम एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं। अब ये हमारा हो गया हिमाच्छादित प्रदेश। यहाँ पे सूची बनी हुई है, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, हिमालय के वन, समुद्र तट के वन और ये हमारा भारत का मानचित्र है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हो गया हमारा हिमाच्छादित प्रदेश। अब ये जो हिमाच्छादित प्रदेश है यहाँ पर कौन से वन पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये जो हल्का कलर दिख रहा है ये है हिमालय के वन। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो गया कि हिमाच्छादित प्रदेशों में सदाबहार वन, पर्णपाती वन और हिमालय के वन, इस तरह के वन हमें दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियाँ किस तटीय प्रदेश पर पाई जाती हैं। अब तटीय वनस्पतियाँ, अगर आप तटीय प्रदेश वनस्पतियाँ देखते हो तो वो जरूर तट के पास पाई जाती होंगी। अब यहाँ पे देखोगे ब्लू कलर दिखाया गया, ब्लू कलर आपको यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ है। तो इस तरह से ये जो समुद्र के तट के वन है ये आप देखोगे ये पूर्व भाग है और यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको, तो ये पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। अर्थात प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियाँ पूर्वी तटीय प्रदेश पर पाई जाती हैं। ये आसानी से हमें उत्तर मिल गया। अगला है, भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है। अब किन वनों से व्याप्त है भारत का, अगर आप अधिकांश भूभाग देखते हो तो यहाँ पे अधिकांश आपको ये ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है और ये ग्रीन कलर जो है वो बताता है पर्णपाती वन। अर्थात यहाँ पे भारत का अधिकांश भूभाग हमें पर्णपाती वनों से घिरा हुआ दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है, कटीली झाड़ियों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं। अब कटीली झाड़ी वाले वन कहाँ पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। अब ये जो है ये कटीली झाड़ियों वाले वन बता रहा है। अर्थात कटीली झाड़ी के वन जो हैं वो राजस्थान के भाग में पाए जाते हैं और प्रायद्वीप के कुछ भागों पर पाए जाते हैं और उसका प्रमुख कारण है
कि वहाँ पर वृष्टि की मात्रा अर्थात वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण वहाँ पर कटीले वन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से आपको मैप रीडिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि भारत का मानचित्र, भारत में किस तरह से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में वनों को निम्नलिखित प्रकार से पाए जाते हैं। भारत की जो वनस्पतियाँ हैं उनको 5 भागों में, प्रमुखतः 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियों के वन, समुद्र तट के वन और हिमालय के वन। ये हमने 5 भाग देखा है। तो इस तरह से इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। फिर से एक बार बता दी हूँ कि भारत की वनस्पतियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, हिमालय के वन और समुद्र तट के वन। अब हम एक एक वन के बारे में और उनकी विशेषता के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के वन। भारत में औसतन 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा और प्रचुर, मतलब अधिक मात्रा में प्रचुर सूर्य प्रकाश जिन प्रदेशों में पहुंचता है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब सदाबहार वन जहाँ पर 2000 मिमी से अधिक वर्षा होती है और सूर्य प्रकाश जो है वह अधिक मात्रा में होता है, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनस्पतियों की विशेषता कैसी होती है, देखेंगे कि ये वनस्पतियाँ जो हैं इनकी लकड़ी मजबूत होती है, भारी होती है और टिकाऊ होती है, यह उसकी विशेषता है। और अनेक प्रकार की लताओं की उपलब्धता होती है, अर्थात वह लताओं में पाई जाती हैं। अब उदाहरण के रूप में यहाँ पर सदाबहार वनों के नाम, जैसे भारत के सदाबहार वनों के नाम लिखो तो वहाँ पे आएगा महोगनी, शीशम, ये सब वनस्पतियों के नाम हैं। महोगनी, शीशम, रबड़ इत्यादि जो हैं ये भारत के सदाबहार वन हैं। इन वनों में अनेक प्रकार की लताएं भी आती हैं। लताएं वाले जो होते हैं उस प्रकार की वनस्पतियों का भी समावेश होता है और इन वनों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात जीवों में विविधता पाई जाती है। कई प्रकार के वन जो हैं वह सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे पर्णपाती वन कि भारत में पर्णपाती वन की विशेषता क्या है और वह कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में 1000 से 2000 मिमी वृष्टि के प्रदेश में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ पर 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जब वर्षा नहीं होती तो वाष्पीकरण से पानी कम न हो, इसलिए वनस्पतियाँ अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं, अर्थात वहाँ पर पत्तियाँ गिर के फिर नई पत्तियाँ आती है। और इनका प्रमुख कारण क्या है कि वर्षा नहीं हो रही है तो वाष्पीकरण से, क्योंकि वाष्पीकरण होगा तो पानी जो है उसका वाष्पीभवन हो जाएगा और वह ऊपर चला जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए ये वनस्पतियाँ क्या करती हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं जिससे उन्हें पानी की कमी ना हो। उदाहरण के लिए जैसे अब ये सब जो है हमारे पर्णपाती वन हैं, जैसे सागवान, बांस, बरगद, पीपल, ये सारे वृक्ष जो है ये पर्णपाती वनों के नाम हैं। अब हम तीसरा देखेंगे कटीली झाड़ियाँ। अब ये कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? भारत में जिन भागों में दीर्घकाल तक, मतलब अधिक समय तक, दीर्घकाल मतलब अधिक समय तक शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है, अर्थात गर्मी की ऋतु होती है, अधिक समय तक गर्मी होती है एवं 500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, ऐसे प्रदेशों में कटीली झाड़ियों के रूप में वन पाए जाते हैं। वनस्पतियों की पत्तियों का आकार, अब ये जो
वनस्पतियाँ होती हैं, कटीली वनस्पतियाँ होती हैं, इनकी पत्तियों का आकार बहुत ही छोटा होता है और इनमें कांटे होते हैं, इसीलिए उसे कटीली वनस्पतियाँ कहा जाता है। जैसे खैर, खैर मतलब होता है कत्था, खैर कत्था आपने देखा होगा कि जो पान में लगाया जाता है वो हो गया खैर, बबूल, खेजड़ी, घृतकुमारी, घृतकुमारी मतलब एलोवेरा, रामबास, नागफनी, ये सब जो है कटीली झाड़ियों के नाम हैं। अब हम अगला देखेंगे समुद्र तट के वन। अब समुद्र तट के वन कौन से हैं? तो जो तट से सटे हुए हैं, दलदली प्रदेश के पास हैं, खाड़ियों के पास हैं, लंगूनों मतलब जो पानी का भाग होता है, विस्तृत पानी का भाग होता है, उसे कहा जाता है लंगून। तो लंगून के भागों में क्षारयुक्त मृदा और आर्द्र जलवायु होती है, यह उसकी विशेषता है। इट्स मीन्स ये जो है समुद्र तट से सटे हुए दलदली प्रदेश में पाए जाते हैं। क्षारयुक्त मृदा मतलब जहाँ पर नमक तथा आर्द्र जलवायु और खाड़ी होती है, पानी का लंबा भाग होता है, लंगून होते हैं, वहाँ पर जो है समुद्र तट के वन पाए जाते हैं। उन्हें सुंदरी के वन, अब इन वनों को हम कहते हैं सुंदरी के वन या गरान के वन कहा जाता है। जो ये समुद्र तट के वन है उनका नाम है कि उन्हें सुंदरी के वन या तो गरान के वन के नाम से जाना जाता है। इन वनस्पतियों की लकड़ियों की विशेषता है कि लकड़ियाँ जो होती हैं वो तैलीय होती हैं, हल्की होती हैं और यह जो है दीर्घकाल होती हैं अर्थात टिकाऊ होती है। अब हम अगला देखेंगे इसके बाद हिमालय के वन। अब हिमालय के वन कहा गया अर्थात यह जो है हिमालय की पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। तो हिमालय में ऊंचाई के अनुसार जो है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। उचित ऊंचाई वाले प्रदेशों में मौसमी फल फूल वाले वृक्ष पाए जाते हैं, अर्थात कुछ भागों में जहाँ पर अधिक ऊंचाई है, जो अधिक ऊंचाई वाला भाग है वहाँ पर फल फूल जो है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम ऊंचाई, अब ये दूसरा भाग हो गया कि मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेश में सनोवर, देवदार, सरो आदि शंकुधारी जो शंकुआकार वृक्ष होते हैं वह पाए जाते हैं। और तलहटी में अर्थात अधिक निचले भाग में मिश्र वन पाए जाते हैं। उनमें शंकुधारी एवं पर्णपाती वृक्ष आते हैं। पर्णपाती मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे 1000 से लेकर 2000 तक वर्षा होती है, तो वह वृक्ष जो है वह तलहटी में पाए जाते हैं। इन वनों में साल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब हिमालय के वन में साल का जो वृक्ष है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है।